So let's start with lecture 2 of units and dimensions. So lecture 1 में हम लोगों ने देखा था कि we have seen the measurements कि measurements कैसे हैं. It's a entry door for the physics. जहाँ से measurement start होती है वहीं से physics start होती है. Without measurement there is no physics. If you can't measure anything you can't do the physics. If you can measure something you can do the physics. अगर कुछ चीज़ नहीं मेजर कर पा रहे हैं दैट इज़ अ डोमेन ऑफ फिलॉसफी. अगर मेजर कर रहे हैं तो फ्रॉम वेयर द फिजिक्स इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड, बिकॉज फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट एंड अ प्रिसाइज साइंस टू गेट एन एक्यूरेट नॉलेज ऑफ द नेचुरल साइंसेस. सो जिसके लिए हमारे को मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है. और हमने फिर देखा था मेजरमेंट प्रोसेस. मेजर कैसे करते हैं हम लोग. वी सी द मेजरमेंट, वी यूजुअली डू इट बाय कंपेयरिंग इट विथ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी. That standard quantity, when we take it, we do it with some standard quantity. So suppose for instance this is my I have to measure this and my standard quantity is this. So ये standard quantity कितनी times अपने आप को repeat करेगा to calculate this length, or I'll say this 4 times. So 4 times this standard quantity I'll say A, that is my total value of length. So standard quantity कुछ भी हो सकती है, but we have a certain set of standards units जो कि defined हैं, internationally acceptable हैं, ताकि कोई communication में दिक्कत ना हो inter science related fields में. That's why we have certain units जो कि हमने last lecture में देखी थी. Then after that we have seen dimensions. Okay, what are dimensions? Or in the measuring process also we have seen how we do the measurement for some direct and the indirect through some indirect and the direct methods. Direct methods तो हमारे पास जो instruments हैं उनके through कर लेते हैं. जो indirect methods हैं there are certain techniques through which we do. तो हमने techniques देखी थी last time. Parallax देखा था, Avogadro hypothesis देखा था. Then we have seen a technique how we use a solution based thing to measure the thickness of phenolic acid or the diameter of phenolic acid molecule. और हमने देखा था इको मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड. ये सारा हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं. अब इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में एक चीज़ मिस हो गई थी. आई वाज कंफ्यूज्ड इन वन थिंग, सो आई विल गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट हियर. सो लास्ट लेक्चर में व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग फ्रॉम पाई टू कन्वर्जन देख रहे थे पाई टू फ्रॉम डिग्रीज टू सेकेंड का, तो आई गॉट कन्फ्यूज्ड इन दैट. सो अब विल सी कि आई विल रिमूव दैट कन्फ्यूजन. सो मेरे पास सपोज फॉर इंस्टेंस पाई की वैल्यू, नॉट फॉर इंस्टेंस, पाई इज़ 180 डिग्री. यहाँ से मैं 1 डिग्री निकालूंगा, दैट इज़ पाई बाई 180. ठीक है. अब मेरे पास 1 डिग्री की वैल्यू हो गई. मेरे को पता है 1 डिग्री इज़ 60 मिनट्स. ठीक है. यहाँ से मैं 1 मिनट निकालूंगा, दैट इज़ 1 डिग्री डिवाइड बाई 60. ये 1 मिनट की वैल्यू आ गई. ठीक है. 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई. मैं 1 डिग्री यहाँ से उठा के यहाँ डालूंगा, पाई बाई 180 इंटू 160. अब यहाँ से मैं 1 मिनट मेरे को पता है दैट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स. यहाँ से मैं 1 सेकेंड निकालूंगा, दैट इज़ 1 बाई, इसको यहाँ पे ले जाऊँगा 1 बाई 60. ठीक है. अब यहाँ पे मैं 1 मिनट की वैल्यू यहाँ से उठा के डालूंगा. 1 मिनट की वैल्यू मेरी क्या है, पाई बाई 180 इंटू 1 बाई 60. पाई बाई 180 इंटू 1 बाई 60 मैंने 1 मिनट की वैल्यू डाल दी. दिस इज़ इन द डिनोमिनेटर 60. सो दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ सेकेंड्स इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज. सो दैट वाज अ कन्वर्जन जो लास्ट क्लास में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी मुझे, तो मिस कर गए थे हम लोग. नाउ आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू. सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर lecture number 1, which is lecture number 2 of units and dimension. Here we are going to cover dimensions. We are going to see कि dimensions होती क्या है, dimension को किस तरीके से हम लोग फिज़िक्स में यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग रिलेशनशिप्स निकालते हैं थ्रू द डायमेंशन से हम लोग करेक्टनेस चेक करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के रिलेशन के बीच में. सो ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस देखेंगे, और उसके बाद हम लोग डायमेंशंस देखेंगे कुछ एक मैकेनिकल क्वांटिटीज़ की, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की. देन इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, उनका पर्पस क्या है, और इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे. तो शुरुआत करते हैं हम लोग डायमेंशन से. तो डायमेंशन होती क्या है, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि सपोज फॉर इंस्टेंस यूनिट फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है मेरी, n इंटू यूनिट. n क्या है मेरा, न्यूमेरिक टाइम्स दैट यूनिट इज़ बिन मल्टीप्लाइड. ठीक है.
न्यूमेरिक टाइम्स दैट यूनिट इज़ बिन मल्टीप्लाई, ये मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता फिजिकल क्वांटिटी है किसकी, मुझे ये नहीं पता मेरी फिजिकल क्वांटिटी है किसकी। सपोज आई टेक 5 डजन, डजन इज ऑल्सो ए क्वांटिटी, ठीक है, 5 इज ऑल्सो, बट अब किसकी क्वांटिटी है? इट कैन बी एप्पल, इट कैन बी ऑरेंजेस, इट कैन बी एनीथिंग। सो मेरे को ये बताते 5 डजन है क्या, ये किसकी फिजिकल क्वांटिटी है? दैट इज बीन टोल्ड बाय एप्पल, दैट इज बीन टोल्ड बाय डायमेंशन, ओके, दैट इज बीन टोल्ड बाय डायमेंशंस। सेम वे इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन, सपोज आई से कि ये एक मेरी लेंथ है, इसके अंदर दिस इज़ माई बेसिक क्वांटिटी, सपोज x है ये, ठीक है। अब मैं 4 टाइम्स ऑफ x कर रहा हूँ, जो कि मेरे को ये मेजर करके दे रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, ये l क्या है जो मेरे को मेजर करके दे रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्या है। ये मास भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो जो मेरे को ये बताता है कि एक्चुअली ये फिजिकल थिंग है क्या, ये मास है, लेंथ है, क्या है ये, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ डायमेंशन, ठीक है। तो यूनिट मेरे को बताती है, गिव्स द वैल्यू, यूनिट मेरी वैल्यू देती है, डायमेंशन मेरी आइडेंटिटी देती है फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया ये चीज़ कि डायमेंशन, हेयर वी हैव सीन, सपोज दिस इज 10 न्यूटन, न्यूटन इज व्हाट, इट्स अ यूनिट, एन इज के एन टाइम्स ऑफ दैट यूनिट मेरा कुछ है यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता ये है क्या, डायमेंशन विल टेल यू के इट इज़ अ फोर्स, व्हाट हु इज गोइंग टू टेल, डायमेंशन विल टेल you it is a force. So we are having in the last lecture we have seen we are having 7 fundamental physical quantities like a Lego brick. उनके बेसिस पे सपोज ये मेरे 7 ब्लॉक्स हैं बस, ठीक है। इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इन्हीं को ज्वाइन करके आई मेक ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ इन माई फिज़िक्स। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक सपोज ये 7 है, मैं 7 में से एक बार भी ले सकता हूँ, 2 बार भी ले सकता हूँ, 2 को एक बार ले सकता हूँ, 3 को ले सकता हूँ। सो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही मैं सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ अपनी फिज़िक्स में डिफ़ाइन कर सकता हूँ, चाहे वो मैकेनिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो थर्मल क्वांटिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक क्वांटिटी हो, चाहे वो मैग्नेटिक क्वांटिटी हो। केवल इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज से मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। और वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या थी मेरी? मास, लेंथ, विल टेक इट, मास, लेंथ, टाइम, luminous intensity, temperature, current, and the last one was substance, quantity of substance. So these were the 7 fundamental physical quantities that I am having. कि इसको utilize करके इनके permutation and combination, इनके mixture से I can derive any other physical quantities that is available to me, ठीक है। अब डायमेंशन कैसे निकलती है इन फिजिकल क्वांटिटी से? तो क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मैं उसको पहले उसके फंडामेंटल को पे ब्रेक डाउन करूँगा, ठीक है। सपोज मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी है ये ए, इसके ये मेरा ए बना हुआ है मेरे ये सारे ब्लॉक्स से, ठीक है, ये 9 ब्लॉक्स से बना हुआ है। इसमें कुछ एक ब्लॉक्स ए के हैं, कुछ एक ब्लॉक्स बी के हैं, कुछ एक ब्लॉक सी से है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज मेरी एक्स फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज़ मेड अप ऑफ 3 ब्लॉक्स ऑफ ए, बी से और सी से, 3 तरीके के ब्लॉक से। पहले मैंने उसको फंडामेंटल पे ब्रेक कर दिया। वो कितने कितने ब्लॉक मेरे लगे हुए हैं उसके, ये मेरी कितने कितने ब्लॉक से मिलके बना हुआ है, 3 ए ब्लॉक से, 3 बी ब्लॉक से, 3 सी ब्लॉक से। दैट शोज द डायमेंशंस, ओके, दैट शोज द डायमेंशन। तो अब हम इसको बेसिकली फिजिक्स के टर्म्स में और देखते हैं। सपोज पावर रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहले मैं ब्रेक डाउन करूँगा उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी में, उस फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी पावर रेज्ड है, उस पावर जो रेज को मैं कहूँगा डायमेंशन। फॉर इंस्टेंस आई टेक फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। पहले मास को मैं ब्रेक डाउन करूँगा फंडामेंटल, मास ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है, वी डोंट हैव टू ब्रेक इट डाउन। एक्सेलरेशन को ब्रेक डाउन करूँगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? लेंथ ओवर एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। और वेलोसिटी को फिर फर्दर ब्रेक डाउन करूँगा क्योंकि दिस इज़ नॉट फंडामेंटल, टाइम मेरे पास फंडामेंटल आ गया, इसको मैंने फर्दर ब्रेक डाउन किया, दैट इज डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इनटू टाइम। नाउ दिस इज़ माय फंडामेंटल, डिस्टेंस इज लेंथ, दिस इज़ माय फंडामेंटल, दिस इज़ माय फंडामेंटल, मास इज़ फंडामेंटल। तो मैं इन सबको ब्रेक डाउन करके पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लेके आया, जो कि मेरी हो गई मास, लेंथ इंटू टाइम रेज़्ड टू पावर -2, और फिर फाइनली जो मेरा ये निकल के आया MLT -2, दैट इज़ माई डायमेंशन फार्मूला। और इसके अंदर ये जो मेरी पावर्स हैं 1, 1 एंड दिस -2, दैट इज़ कॉल्ड अ डायमेंशंस, दैट इज़ व्हाट वी कॉल डायमेंशन। सो नाउ
अगर मेरे को किसी भी चीज़ की डायमेंशन बतानी है, सपोज फोर्स की मेरे को डायमेंशन लिखनी है, तो मैं उसके दोनों तरफ अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ, वी कॉल इट अ डायमेंशन ऑफ फोर्स, एंड दिस LHS, this left hand side and this right hand side, if we take it equated, then we got a dimension equation. और जो ये right hand side में है, that is what we call a dimension formula. That is what we call a dimension formula. Clear? Now we move down to some dimension formulas of some physical quantities, thermal quantities, electric and the magnetic quantities. So इन सब के हम लोग dimensions देखेंगे. यहाँ पे इट इज़ नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, बट यहाँ पे जो मैंने लिस्ट कवर अप करी है, आई ट्राई टू कवर अप मोस्ट ऑफ द कांस्टेंट. और अगर जैसे आपको थर्मल क्वांटिटी समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी समझने में भी मुश्किल होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, और कुछ एक मैकेनिकल क्वांटिटी में, बिकॉज आपने अभी उसके बारे में नहीं पढ़ा. आपने अभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं पढ़ा, आपने अभी सरफेस टेंशन नहीं पढ़ा, आपने अभी आपने अभी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं पढ़ा, एंट्रोपी नहीं पढ़ा. तो अभी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी. तो उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या, ताकि आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन आ जाए, ताकि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए फॉर्मूले की. ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के बेसिस पे ही मैं डायमेंशन निकालूंगा, क्योंकि फॉर्मूले के बेसिस पे ही मैं ब्रेक डाउन करूंगा उसको फर्दर फंडामेंटल क्वांटिटी में. राइट. तो यहाँ पे थोड़े ट्रिकी वंस ले रखे हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट वंस ले रखे हैं, बट इट इज़ नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट. बस इतना भी अगर आपको आ गया, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक यू कैन ईजली कैलकुलेट इट, यू कैन ईजली टेक द डायमेंशंस ईजली. सो पहले हम मैकेनिकल क्वांटिटीज़ देखते हैं. पहली मैकेनिकल क्वांटिटी है मेरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेसिकली मेरा वी आर गोइंग टू स्टडी इन ग्रेविटेशनल चैप्टर, प्लस वी हैव ऑल्सो. सो ये मेरा बताता है कि जो मेरी दो मासेस हैं उनके बीच में कितना स्ट्रेंथ से वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट शोज माई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि मेरा एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G = m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. यहाँ से मैं G निकालूंगा, R को मैं इधर ले जाऊँगा और m1 m2 को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँगा दिस वे. अब मैं F को पहले फर्दर ब्रेक डाउन करूँगा. ठीक है, यही प्रोसेस है सबका. मैं अगर पहले सबको मेरे को फंडामेंटल लेवल पे ब्रेक डाउन करना है. F को पहले मैं फंडामेंटली ब्रेक डाउन करूँगा. F क्या होता है मेरा? मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को मैं फंडामेंटली ब्रेक डाउन करूँगा वेलोसिटी ओवर टाइम. देन वेलोसिटी को मैं फंडामेंटली ब्रेक डाउन करूँगा लेंथ ओवर टाइम स्क्वायर. नाउ लेंथ ओवर टाइम है इनटू टाइम, ये वाला कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं. तो यहाँ पे मेरा जो हो गया L/T-2. दिस इज़ माई डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT-2. R स्क्वायर क्या होता है? लेंथ स्क्वायर, दैट इज़ फंडामेंटल. M1 M2 दैट इज़ ऑल्सो फंडामेंटल. सो इन सबको फंडामेंटल पर ब्रेक डाउन करके मेरा ये आ गया m⁻⁻1 L⁻3 T⁻². सो दिस इज माई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. और -1, 3 and -2, these are the dimensions, and this G equate with this dimension is what we call a dimension equation. Next we go into the strain. Strain क्या होता है कि अगर मैं strain is nothing but, अगर suppose this is a rod, इस रॉड पे मैंने नीचे ऐसे फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने पे वो कितना स्ट्रेच होगा. ठीक है, जो ये फोर्स है, हाउ इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रेचिंग ऑफ दैट लेंथ, स्ट्रेचिंग ऑफ दैट रॉड. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ स्ट्रेन. इस फोर्स के लगाने पे कितना मेरा लेंथ उसमें एक्सटेंशन आ रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ स्ट्रेन. सो स्ट्रेन इज़ नथिंग बट द फॉर्मूला जो होता है ΔL/L. ΔL क्या हो गया? लेंथ. ये भी हो गई लेंथ. सो लेंथ से लेंथ कट गया, तो मेरे पास ये वाली क्वांटिटी आ गई. इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. नेक्स्ट इज माई कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी मेरा जो होता है, दैट इज़ कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, कि वो अपने आप को कितना रेजिस्ट कर रहा है एक एक्सटर्नल फोर्स से. अगर मैं एक स्प्रिंग को खींचूँ और एक रॉड को खींचूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली रॉड अपने आप को ज़्यादा रेजिस्ट करेगा अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल फोर्स, ना कि स्प्रिंग. तो स्प्रिंग ज़्यादा इजीली खिंच जाएगा, ये नहीं खिंचेगा. तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रॉड इज़ हायर देन कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग. सो दैट इज़ व्हाट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट्स. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है मेरा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. स्ट्रेस क्या होता है मेरा? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स की मेरे को पता है डायमेंशन में, आई कैन ब्रेक इट डाउन. एरिया होता है लेंथ स्क्वायर. स्ट्रेन क्या होता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी. एंड सॉल्विंग दिस वी हैव गॉट दिस. सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या होती है कि किसी भी सरफेस ऑफ द लिक्विड पे ना मेरी एक इलास्टिक मेम्ब्रेन बनी रहती है,
बिकॉज ऑफ कि जो भी सरफेस पे जो भी मेरे मॉलिक्यूल होते हैं ना, उन पे अंदर मॉलिक्यूल अंदर मॉलिक्यूल उनको पुश कर रहे होते हैं अंदर की साइड में। तो पुश कर रहे होते हैं, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन सी बन जाती है एक आउटर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो कि आपने भी देखा होगा कि सरफेस पे रिवर के सरफेस पे लाइटर अगर आप पेपर डाल दो, ठीक है, तो वो तैरने लग जाएगा। अगर आप ग्लास के अंदर पानी डालो और उसके अंदर एक पेपर ऊपर रख दो, तो यू कैन सी अ लेयर ऑफ वाटर कि जो स्ट्रेस्ड है, अगर पेपर डालोगे तो पेपर डूबेगा नहीं, उसके ऊपर ही तैरता रहेगा। सेम वे निडल डाल दो उसके ऊपर, निडल भी ऊपर फ्लैट करके, तो निडल इज ऑल्सो बीन ट्रैवलिंग देयर, इज बीन सिटिंग देयर, इट विल नॉट सबमर्ज्ड। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ सरफेस टेंशन, ठीक है। और एक और एग्जांपल होता है जैसे इसका, वाई द ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, बिकॉज उसको हर तरफ से वाटर को की आउटर लेयर को अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, तो वो बेस्ट पॉसिबल वे जो बनाता है अपना स्फेयर बनाता है, तो कि जो कि उसको मिनिमाइज करता है जो भी स्ट्रेचिंग हो रही है उसको, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ सरफेस टेंशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स हमारे को पता है, लेंथ की यूनिट आपको पता है एल, सो विद दिस वी गॉट दिस डायमेंशन। नेक्स्ट इज माई सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है कि जो मेरी सरफेस टेंशन है यहाँ पे, ठीक है, ये अंदर की साइड में मेरी फोर्स लग रही है, तो इसको मैं और स्ट्रेच करूँगा तो ऑब्वियसली आई नीड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। अपने आप तो नहीं होगा क्योंकि अंदर ऑलरेडी फोर्स लग रही है, तो इसको एक्सटर्नली मैं कितना वर्क डन करूँ ताकि इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर स्ट्रेच हो जाए। तो वर्क डन पर यूनिट एरिया इज़ व्हाट वी कॉल अ सरफेस एनर्जी। और सरफेस एनर्जी कैसे निकलेगा, वर्क क्या होता है मेरा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या हो गई मेरी, ये तो सॉरी, फोर्स की यूनिट मेरी हो गई मास इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मेरी लेंथ, ठीक है, और उसके बाद मेरी एरिया की यूनिट हो गई एल स्क्वायर। सो आई कैन कैलकुलेट द सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट इज माई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है ना, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है वो अपने मोशन को रेजिस्ट करने की। सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे मैंने वाटर ड्रॉपलेट रख दी, वाटर ड्रॉपलेट धीरे धीरे नीचे आती जाएगी, ठीक है। और सेकंड केस में अगर मैंने यहाँ पे एक हनी की ड्रॉपलेट रख दी, हनी क्या है, हनी इतना ईजिली मूव डाउन नहीं करेगा, ठीक है, उसकी विस्कस फोर्स उसके अंदर ज़्यादा है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल टाइटली इंटैक्ट हैं, जो कि उसको वेट के थ्रू पुश नहीं करा पा रहे, वेट उसको पुश नहीं करा पा रहा, ठीक है, वो इंटरनली टाइटली पैक्ड है। सो दैट मीन्स उसकी विस्कोसिटी बहुत हाई है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसका फॉर्मूला जो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे फोर्स की मेरे को पता है डायमेंशन, एरिया की डायमेंशन पता है, डी वी बाई डी एक्स इज वेलोसिटी ओवर एक्स, वेलोसिटी की मेरे को पता है एक्स डिवाइडेड बाई एल। सो ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके आई हैव गॉट दिस एज अ डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट इज माई एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल इज नथिंग बट योर आर्क ओवर रेडियस। आर्क क्या होता है, आर्क इज लेंथ, रेडियस इज व्हाट एल, सो एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, and cos theta is base over hypotenuse and they both are length, so again they cut it down and it will be a dimensionless quantity. Next is my Planck's constant. Planck's constant बताता है मेरा कि किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी से उसकी एनर्जी कैसे रिलेटेड है। उसकी फ्रिक्वेंसी से एनर्जी, अगर वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है, एट ए क्वांटम लेवल। अगर वो बहुत स्लो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, तो उसकी एनर्जी कम है। सो दैट इज एट ए क्वांटम लेवल इट टेल्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एनर्जी डिवाइड बाय फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का मेरा क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज माई फॉर्मूला फॉर फ्रिक्वेंसी। यहाँ से मेरे जो फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन आ जाएगी दैट इज टी इनवर्स, और यहाँ से एनर्जी की मेरी आ जाएगी दैट इज इक्विवेलेंट टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ से दिस इज माई डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। देन नेक्स्ट इज माय फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट हमने देखा होगा स्प्रिंग्स में, इट शोज द रेजिस्टेंस टू इट्स स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन, ठीक है, इट्स द रेजिस्टेंस टू इसको स्ट्रेच करने पे कितना ये अपने आप को रेजिस्ट करेगा और कंप्रेस करने पे कितना इधर की साइड को अपने आप को रेजिस्ट करेगा। दैट शोज द स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि फॉर्मूला होता है एफ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। फोर्स का मेरे को डायमेंशन पता है, एस डायमेंशन इज एल, सो आई कैन कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट। I hope this mechanical quantities, physical quantity, there are many other mechanical quantities, टॉर्क होती है, रोटेशनल में काफ़ी क्वांटिटीज़ होती हैं, तो ठीक है, वो स्लोली जैसे जैसे हम लोग आगे फिज़िक्स में बढ़ेंगे या जैसे जैसे हम लोग मैकेनिक्स में कवर अप करेंगे
वहाँ पे हम लोग सारे मैकेनिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन देखते जाएंगे, बट मोटा मोटा ये है, और वो भी आप लोग ईजिली कर लोगे, वो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. रोटेशनल की भी फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड ऑल, दैट इज़ ऑल्सो नॉट डिफ़िकल्ट. नेक्स्ट वी मूव डाउन टू थर्मल फिजिकल क्वांटिटीज़. थर्मल फिजिकल क्वांटिटी में हीट, energy and work, all three are having the same dimensions. This is m raised to power 2 l minus 2. That is one of the drawback of dimensions, के same dimension can be of multiple physical quantities. So dimension देख के भी आप ये नहीं बता सकते, ठीक है, आप एक ये बता सकते हो ये वर्क कैन बी ऑफ वर्क, एनर्जी और हीट. तो अभी भी इट इज़ नॉट 100% कि ये किसकी डायमेंशन है, ठीक है. सो दैट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशंस. नाउ स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि 1 किलो मास को मैं कितनी हीट दूँ ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, ठीक है. 1 किलो मास को मैं कितनी हीट दूँ ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ स्पेसिफिक हीट. अब उसका फॉर्मूला क्या है, हीट डिवाइडेड बाय मास इनटू टेम्परेचर. हीट क्या होती है, हीट इज़ माई दिस, मास फंडामेंटल ऑलरेडी है, टेम्परेचर फंडामेंटल है केल्विन. सो विद दिस आई हैव कैलकुलेटेड द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट. नाउ लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या होती है कि 1 किलो मास को मैं कितनी हीट दूँ ताकि उसका स्टेट चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज नहीं, स्टेट चेंज हो जाए. फॉर इंस्टेंस आइस को मैं कितनी हीट दूँ ताकि वो वाटर हो जाए, ठीक है, पर टेम्परेचर दोनों का 0 डिग्री रहे, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ लेटेंट हीट. देन वी गो टू द एंट्रोपी. एंट्रोपी इज़ के किसी सिस्टम में कितना वेस्टफुल एनर्जी है. अगर किसी सिस्टम में ज़्यादा वेस्टफुल एनर्जी है जो कि यूटिलाइज नहीं हो सकती, देन वी कॉल इट एज अ हाई एंट्रोपी. अगर किसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा एनर्जी एनक्लोज्ड है, वी कॉल इट अ लो एंथैल्पी सिस्टम, लो एंट्रोपी सिस्टम. सपोज फॉर इंस्टेंस इन ए ग्लास ऑफ, इन ए कप ऑफ, यू हैव अ कप ऑफ टी. कप ऑफ टी का मतलब है ये टी है, हॉट है, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग द हीट, ठीक है. हीट है दैट could be converted into work, so useful energy है, useful heat है इसके अंदर, so that is a low entropy. suppose ये टूट जाती है and it will spill over on the floor. अगर ये spill over floor पे हो जाती है तो that means it cools down. अब जो इसके अंदर heat थी that is now disordered or that is now wasteful, so यहाँ पे इसकी high entropy हो गई, ठीक है. so wastefulness of heat or the energy, it's to be called as entropy. इसका फॉर्मूला क्या है, हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. हीट मुझे पता है यहाँ से आ गया, और टेम्परेचर इज़ माई केल्विन इनवर्स, यहाँ से केल्विन इनवर्स. नेक्स्ट इज़ माई यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट्स. यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट मेरा, इट्स काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन योर मैक्रो एंड योर माइक्रो मॉलिकुलर एनर्जी. माइक्रो मॉलिकुलर एनर्जी निकलती है मेरी नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर से, और मैक्रो निकलती है उनका प्रेशर और वॉल्यूम कितना है, ठीक है, ओवरऑल लेवल पे. सो प्रेशर की मेरे को पता है, प्रेशर इज़ व्हाट, इट इज़ फोर्स ओवर एरिया. फोर्स की मेरे को डायमेंशन पता है, एरिया की पता है. वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ क्यूब, ठीक है. एन की मोल हो गई, टेम्परेचर की केल्विन हो गई. तो इसके बेसिस पे आई हैव टेकन आउट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर. नाउ आई एम हैविंग द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रिलेट करता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विद द टेम्परेचर ऑफ द गैस. तो पार्टिकल कितने फास्ट जिगल कर रहे हैं उतना ही उनका टेम्परेचर, ओवरऑल गैस का टेम्परेचर हाई होगा. दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट ऑफ पार्टिकल विद द टेम्परेचर ऑफ गैस. सो इसका फॉर्मूला होता है ई एवरेज इज 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो मेरा निकलेगा E/T. ई क्या है मेरी एनर्जी, टी क्या है मेरा टेम्परेचर. ई का मेरे को पता है, इट्स बीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्विवेलेंट टू वर्क. सो यहाँ पे दैट इज I know the dimension of this divided by T. I can get to know the dimension of Boltzmann constant. नेक्स्ट इज माई स्टेफन कांस्टेंट. स्टेफन कांस्टेंट होता है कि पावर कितनी रेडिएट कर रहा है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. तो अगर कोई बॉडी हीट अप होती है, दैट स्टार्ट रेडिएटिंग एनर्जी. सो फॉर इंस्टेंस इफ़ यू हीट दिस आयरन बॉल, इफ़ यू हीट दिस आयरन बॉल, स्टार्ट रेडिएटिंग एनर्जी. सो जो एनर्जी रेडिएट कर रही है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, दैट इज बीन रिलेटेड. इन दोनों के टेम्परेचर और एनर्जी रेडिएशन के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट्स बीन कन्वेड थ्रू बाय स्टेफन कांस्टेंट. अब स्टेफन कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय T⁴. यहाँ से एनर्जी की मुझे पता है T⁴ इज केल्विन, टाइम की मुझे पता है एंड एरिया की मुझे पता है. सो आई विल पुट ऑल दोस वैल्यूज एंड गेट द डायमेंशंस ऑफ स्टेफन कांस्टेंट. नेक्स्ट इज माई सोलर कांस्टेंट. सोलर कांस्टेंट मुझे बताता है द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो अर्थ पे रीच कर रही है. द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेस अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम यू कैन टेक. सो
this is my energy divided by area into time. Next is my mechanical equivalent of heat, means कितनी हीट मेरी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, दैट जस्ट सेट द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट निकालने का मेरा फॉर्मूला है वर्क डन डिवाइड बाय हीट, एंड वर्क डन और हीट का सेम डायमेंशन है, सो इट विल बिकम अ डायमेंशनलेस. जनरली मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होती है 1 कैलोरी ऑफ हीट विल डू अ 4.184 जूल अमाउंट ऑफ वर्क. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिजिकल क्वांटिटीज़. सो पहली इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर है हमारा पोटेंशियल हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे. यू कैन नॉट डिफाइन द पोटेंशियल, इट इज़ ऑलवेज अ पोटेंशियल डिफरेंस. सो इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो एक इन्फिनिटी से कोई एक यूनिट चार्ज को मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, और उस चार्ज को लाने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ पोटेंशियल. सो यू कैन कोरिलेट इट विद दिस कि मैं यहाँ से मास को उठा के अगर ऊपर रख रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ पे रखने में मेरे को कितना वर्क डन कर रहा है लग रहा है पर यूनिट मास में, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ पोटेंशियल. ठीक है, सेम वे हेयर कितना मैं यूनिट मास को इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ पोटेंशियल. सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डन ओवर चार्ज. और पहले चार्ज का देखते हैं, चार्ज कैसे निकालते हैं. करंट क्या होता है, करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. ठीक है, यहाँ से टाइम में चार्ज कैसे निकलेगा, आई इंटू टी. आई क्या होता है मेरी फंडामेंटल, टी क्या है फंडामेंटल, तो एम्पियर इंटू टाइम से मेरा चार्ज की डायमेंशन आ गई. चार्ज की डायमेंशन मैं यहाँ पे रखूँगा, वर्क की मुझे डायमेंशन पता है, देन आई कैन गेट द डायमेंशन ऑफ वोल्टेज. नेक्स्ट इज माई रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल का अगर इस सपोज दिस इज़ माई वायर एंड यहाँ पे मेरा पोटेंशियल 1 है, हाई पोटेंशियल 2 है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल माई करंट विल फ्लो. अब ये जो मटेरियल है उस करंट को फ्लो करने को कितना अपोज करेगा, कितना रेजिस्ट करेगा उस करंट के फ्लो करने को, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ रेजिस्टेंस. अगर वो 100% पास ऑन करने दे रहा है तो दैट इज़ अ कंडक्टेंस, दैट इज़ वेरी हाई कंडक्टेंस. अगर वो रेजिस्ट कर रहा है दैट इज़ अ रेजिस्टेंस. तो वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी डिफरेंस इन द वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट. यू कैन कोरिलेट इट विद द फ्रिक्शन कि मोशन को कितना अपोज करेगा फ्रिक्शन, सेम वे करंट को जो जितना अपोज कर रहा है दैट इज़ अ रेजिस्टेंस. अब इसको कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी कैसे निकालते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाय दिस. ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाय दिस, और दैट इज़ माय डेल्टा वी. एंड आई की वैल्यू मेरी टी ए है, यहाँ से आई पुट टी ए, आई थिंक इट इज़ मिसिंग हेयर. ओके, सो यहाँ से आई कैन गेट डाउन माई डेल्टा वी की वैल्यू में वर्क डन डिवाइड बाय क्यू, और आई की वैल्यू मेरी ये हो जाती, आई की वैल्यू मेरी हो गई एम्पियर, और वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू मेरा हो गया, वर्क डन डिवाइड बाय क्यू मेरा, क्यू की मेरी यहाँ से आ जाएगी, वर्क डन मेरा हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड आई कैन गेट द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस. कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस के चार्ज को कितना स्टोर कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, चार्ज को कितना स्टोर किया जा सकता है. अगर कोई स्मॉल, इट इज़ लाइक ए स्टोरिंग अ वाटर इन द बकेट. अगर कोई छोटा बकेट है, ठीक है, छोटा बकेट है तो वो कितना स्टोर कर सकता है, और जो बड़ा बकेट है वो कितना स्टोर कर सकता है. यहाँ पे ज़्यादा वाटर स्टोर हो सकता है, यहाँ पे कम वाटर स्टोर हो सकता है. तो सेम वे कैपेसिटी बताता है किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम की और इंसुलेटर की, वो चार्ज कितना स्टोर कर सकता है उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट किया जाए तो. सो कैपेसिटेंस की हो गई Q डिवाइडेड बाय डेल्टा वी. Q क्या हो गया मेरा, यहाँ से मैं Q निकाल लूँगा, डेल्टा वी मेरा वर्क डन डिवाइड बाय Q, मैं यहाँ पे I'll take it out and overall I can take out the dimension of capacitance. इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस होता है कि मेरा चेंज इन करंट को मेरा कॉइल कितना रेजिस्ट कर रहा है. ठीक है, चेंज इन करंट को कितना रेजिस्ट कर रहा है. अगर सो हियर इट इज़ काइंड ऑफ अ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इनर्शिया, चेंज इन फोर्स को कितना रेजिस्ट कर रहा है. सो सेम वे चेंज इन करंट को कितना मेरा कॉइल रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज शोज एन इंडक्टेंस. तो उसका जो फॉर्मूला होता है EMF डिवाइडेड बाय DI/dt. यहाँ पे जो EMF हो गया आपका V की वैल्यू मेरी यहाँ से आई गई है, I की वैल्यू DI/dt क्या हो गया, एम्पियर डिवाइडेड बाय टाइम. सो आई कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस. प्लीज़ ट्राई दिस ऑन योर ओन. आई एम जस्ट गिविंग यू कि सबको कैसे फंडामेंटल पे लेके जाना है, फंडामेंटल यूनिट्स पे लेके जाना है, फिर उसके बाद यू जस्ट हैव टू डू द कैलकुलेशंस.
नेक्स्ट इज माई परमिटिविटी. परमिटिविटी यू कैन टेक इट एज अ फिल्टर कि वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कितना पास ऑन करने दे रहा है. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अगर कोई और इंसुलेटिंग मीडियम आ गया तो उसकी परमिटिविटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कम पास ऑन करेंगे. ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ फिल्टर इन द स्पेस. सो इसकी फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? आई नो द इलेक्ट्रिक फोर्स इज माई माई 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. तो यहाँ से मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आऊँगा, फोर्स इधर ले आऊँगा. Q1 की मुझे पता है डायमेंशन, Q2 की पता है, R नॉट की पता है, F की पता है. सो आई कैन टेक आउट द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट इज माई कंडक्टेंस. कंडक्टेंस इज कि कितना ईजिली वो मटेरियल पास ऑन करने दे रहा है करंट को, दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. सो यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस की ऑलरेडी निकाल रखी है. सो कंडक्टेंस की इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. नेक्स्ट इज माई रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल. ठीक है, उसमें कि वो कितना करंट को पास ऑन करने को रेजिस्ट कर रहा है. और उसका फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय एल. सो दिस इज़ अ रेजिस्टिविटी. यहाँ से मेरे को रेजिस्टेंस की मेरे को डायमेंशन पता है, एरिया की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन पुट करूँगा, आई विल गेट अ डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी. नेक्स्ट इज माई मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, सो जब एक चार्ज फ्लो करता है विद वेलोसिटी v, तो उसके अंदर जो फोर्स लगता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज QVB साइन थीटा. तो यहाँ से मैं b का निकाल लूँगा. मुझे चार्ज की पता है डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन पता है, दिस इज डायमेंशन लेस. फोर्स की डायमेंशन पता है, आई कैन टेक आउट द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज F डिवाइडेड बाई QV साइन थीटा. सो दिस इज माई डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज काइंड ऑफ कि किसी एरिया से कितनी फील्ड ऑफ लाइंस पास ऑन हो रही है. अगर ये एरिया है तो यहाँ से ये फील्ड ऑफ लाइंस पास ऑन कर रही है. अगर बहुत छोटा सा एरिया है तो यहाँ से ये छोटे से एरिया में से कितनी फील्ड ऑफ लाइंस पास ऑन कर रही है, दैट शोज फ्लक्स. ठीक है, फ्लक्स इज लाइक वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप. बड़ा पाइप है ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा, छोटा पाइप है पतला पाइप है कम वाटर फ्लो करेगा. इट इज़ लाइक, एंड द फॉर्मूला फॉर दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाई एरिया. मैग्नेटिक फील्ड की मेरी यहाँ से आ गई डायमेंशन, एरिया की डायमेंशन इज एल स्क्वायर. नेक्स्ट इज माई परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी क्या होता है कि जैसे फिल्टर हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के लिए लगता है यहाँ पे परमिएबिलिटी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फिल्टर लगता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना पास ऑन करने दे रहा है, कितना रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज वी कैलकुलेटेड थ्रू परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी कैसे निकाली जाती है? दैट इज मेरे पास फॉर्मूला होता है कि 2 करंट कैरिंग वायर्स हैं. ठीक है, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, दैट वी कैलकुलेट थ्रू F इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई d, उन दोनों के बीच का डिफरेंस. तो यहाँ से मेरे को म्यू नॉट की निकल जाएगी. I1 पता है मुझे, I2 पता है, d इज़ द लेंथ एंड F इज़ द फोर्स. आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट. देन नेक्स्ट इज माई मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट बताता है इट इज़ इक्विवेलेंट टू चार्ज. मैग्नेटिक इक्विवेलेंट टू चार्ज के उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक कितनी स्ट्रेंथ है उस मैग्नेटिक सोर्स में. ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? N is the number of turns, I is my current and A is my area. So current की मुझे डायमेंशन पता है, एरिया की मुझे डायमेंशन पता है, I can calculate the magnetic moment. Next is my pole strength. Pole strength कैसे कैलकुलेट होती है? That is magnetic moment divided by the length of that pole. ठीक है, so magnetic moment मेरा यहाँ से आ गया ना, ये डिवाइड बाई L अगर मैं कर दूँगा तो that I'll get the pole strength. Next is my pointing factor. Pointing factor क्या होता है कि जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो अपने साथ कितनी एनर्जी कैरी कर रही हैं. लाइक रेडियो वेव्स हो गई, ठीक है, लाइट हो गई, तो अपने साथ कितनी वो वेव्स कितनी एनर्जी कैरी कर रही हैं, दैट्स इज व्हाट वी कॉल अ पॉइंटिंग फैक्टर. सो एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज व्हाट वी कॉल अ पॉइंटिंग फैक्टर, राइट. सो इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे? एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम. एनर्जी की मुझे पता है, एनर्जी इज व्हाट, इट इज़ वर्क डन, इट इज़ इक्विवेलेंट टू वर्क डन. वर्क डन की क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट की पता है, एरिया की पता है, टाइम की पता है, एंड आई कैन टेक आउट द dimension of pointing factor. There's another formula through which you can take out the dimension of pointing factor is E cross product with B divided by mu naught is the permeability. mu naught की मेरी यहाँ से आ गई, E naught, E की मेरी जो डायमेंशन होती है that is force divided by charge. फोर्स की मुझे पता है, चार्ज की मुझे इलेक्ट्रिक क्वांटिटी से पता लग गई, बी की मुझे पता है, म्यू नॉट की पता है, एंड आई कैन टेक आउट द वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग फैक्टर एस, विच इज़ व्हाट, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. I hope it is clear. All here we have covered. It is not a comprehensively list, but एक आइडिया लग गया आपको किस तरीके से डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट होता है. फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक इट डाउन टू द फंडामेंटल लेवल
एंड फ्रॉम देयर जितना भी उसकी पावर रेज होंगी दैट इज़ अ डायमेंशन, एंड वी पुट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज़ अ डायमेंशन फॉर्मूला, राइट. नाउ वी move to the next part. Next part we'll see the application of dimension analysis. Application of dimension analysis. So application of dimension analysis पहला हम लोग देखते हैं टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. सो वर्क डन है. वर्क डन की यूनिट क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. फोर्स की आ गई यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की आ गई. अब मेरे को बोला जा रहा है कि मेरे को CGS में चाहिए इसकी यूनिट, और दूसरा बोल रहा है मेरे को MKS में चाहिए. अब मेरे पास यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला आ गया. डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है वेदर यू पुट इट इन CGS, MKS, SI, किसी भी में भी डालो, बट डायमेंशन फॉर्मूला विल बी द सेम, MLT-2. यहाँ पे जो M की वैल्यू है एज पर CGS इट विल कम, L की वैल्यू है एज पर MKS और CGS इट विल कम, एंड T की वैल्यू भी एज पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच यू आर फॉलोइंग, ऑन दैट बेसिस इट इज़ गोइंग टू कम, बट द डायमेंशन फॉर्मूला विल बी द सेम, राइट. सो यहाँ पे CGS यूनिट में मेरे को कन्वर्ट करना है M क्या हो गया? ग्राम. लेंथ मेरे को क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर विच वी कॉल इट अर्क. देन सेकेंड इज MKS सिस्टम में कैसे करना है? MKS में M इज़ व्हाट? माई किलोग्राम. M इज़ व्हाट इज़ माई लेंथ meter, and time is my second. So this comes out as we call it as a joule, and this is my MKS system of unit. Second is if I have to convert a system of unit from one system of unit to another system of unit. Suppose आपको बोला गया कि MKS सिस्टम से आप CGS सिस्टम में कन्वर्ट करो, या MKS सिस्टम से आप किसी एनी अदर सिस्टम में कन्वर्ट करो, नॉट जस्ट द CGS, एनी अदर सिस्टम में. तो वो कैसे कन्वर्ट करना है? तो हमें पता है कि वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट. ठीक है. वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू N इंटू यू. जितनी बड़ी यूनिट होगी उतना छोटा न्यूमेरिक होगा, जितना छोटा यूनिट होगा उतना बड़ा उसका न्यूमेरिक होगा. सो N1U1 इज इक्वल टू N2U2. डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा. तो पहले सबसे पहले विल गेट अ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो कि आ गया आपका M रेज टू, सपोज इट इज़ फोर्स और इट इज़ मास, फिजिकल क्वांटिटी. तो उसका पहले डायमेंशन फॉर्मूला मेरे को निकालना. डायमेंशन फॉर्मूला निकाला मैंने, वो आया M रेज टू पावर A, L रेज टू पावर B, T रेज टू पावर C. दैट इज़ माई डायमेंशन फॉर्मूला फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी. नाउ द न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, इनटू जो उस फिजिकल क्वांटिटी में मेरी M और L और T की जो भी मेरी जो भी मेरी यूनिट्स होंगी वो मैं रखूँगा, बट डायमेंशन सबकी सेम रहेगी ABC, और यहाँ पे भी मेरी डायमेंशन सेम रहेगी ABC. बट यहाँ पे जो M1, M2, M3 की रखूँगा, जो यूनिट 1 में मेरे M1, M2 है, मास मेरा किलोग्राम, मैं फॉलो किलोग्राम में कर रहा हूँ, ग्राम में कर रहा हूँ, पाउंड में कर रहा हूँ, कोई भी यूनिट में कर रहा हूँ, दैट विल कम हेयर. ठीक है. उसके इनटू उसकी न्यूमेरिक वैल्यू. सेम वे अगर मेरे को किसी और में कन्वर्ट करना है, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, मास की, और ये न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, ये मास की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू एंड टाइम की वैल्यू. ठीक है. सो यहाँ पे जस्ट रिमेंबर डायमेंशन विल बी सेम इन बोथ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, N1, L2, और उसके जो अंदर की जो यूनिट्स हैं दैट विल गेट चेंज. M1 की यूनिट में भी वन सिस्टम ऑफ यूनिट में किलोग्राम हो, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में पाउंड हो, या कुछ और भी हो सकती है, दैट विल बी चेंजिंग. ओके. सो नाउ यू से कि आई हैव टू कैलकुलेट द न्यूमेरिक वैल्यू दिस in different system of unit. Okay, this is my second system of unit, this is my first system of unit. ठीक है. तो यहाँ पे N2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? I'll take it down in the numerator and I have got this formula. अब now application of this formula देखते हैं. Suppose मेरे को न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना है. डाइन इज़ माई CGS यूनिट and MKS MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स. न्यूटन है फोर्स की. ठीक है. इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी. क्या है इसकी? फोर्स. अब मैं फोर्स की पहले डायमेंशन निकालूंगा. डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है? MLT-2. दिस इज़ माई डायमेंशन ऑफ फोर्स. ठीक है. अब सबसे पहले मेरे को निकालना है यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मेरे को CGS में चाहिए. ठीक है. और मेरे को CGS में अमाउंट चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, कितनी आएगी? यहाँ पे मेरा N2 आ गया. ठीक है. N1 1 न्यूटन में, यहाँ पे मैंने उसके M1 डाल दिया. MK सिस्टम में किलोग्राम आ गया, और मैं लेंथ मीटर में मेजर करता हूँ, और सेकेंड में S. नाउ जो ये वाली साइड आएगी हेयर, इट्स माई CGS सिस्टम. CGS में मैं मास कैसे मेजर करता हूँ? ग्राम में. CGS में मैं लेंथ कैसे मेजर करता हूँ? सेंटीमीटर में. और टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू मेरी 0 हो गई, 1 हो गई. यहाँ पे मैं सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, दैट इज़ 100. हेयर आई विल चेंज किलोग्राम इनटू ग्राम. 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम. ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1000. सो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे
that is kilo, that will, I'll put the value and I'll get 10 raised to power 5. You put the value of this 1 kilogram is 1000 and 100 centimeter, you will get a value 10 to the power 5. That's how you utilize this formula to change one system of unit to another. But remember this thing कि जो dimension है that will always remain same of any physical quantity, that will not change if you change the system of unit one to another. Like here we see कि CGS और MKS सिस्टम आपको नोन सिस्टम है दोनों. अगर मैं किसी आर्बिट्री सिस्टम में बोलता हूँ चेंज करने के लिए, वहाँ पे आपका मास है अल्फ़ा kg, ठीक है. उसके अंदर जो यूनिट ऑफ मास है इस अल्फ़ा kg, यूनिट ऑफ लेंथ मेरी बीटा मीटर है और यूनिट ऑफ टाइम है मेरी गामा सेकेंड, ठीक है. वहाँ पे मेरी कोई स्टैंडर्ड जो हमारे सेट ऑफ यूनिट्स हैं लाइक FPS, CGS, MKS वो नहीं है. मैं एक डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है. अब मेरे को इस सिस्टम ऑफ यूनिट में मेरे को वैल्यू निकालनी है एनर्जी की, ठीक है. सबसे पहले क्या करना है मेरे को, सबसे पहले स्टेप आई नीड टू गेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. दिस इज माय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. यहाँ से मेरे को पावर्स की वैल्यू पता लग गई, ठीक है. नाउ N1 इंटू इसकी यूनिट U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है. मेरे को ये यूनिट्स निकालनी है जो कि मेरी ये यूनिट्स मेरे को पता है, दीज आर द यूनिट्स. अब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है N की यहाँ से, ठीक है. सो नाउ N2 इज़ माई, दिस इज़ माई इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी, वह 4.2 मैंने यहाँ से डाल दिया, दैट्स व्हेन गिवन. नाउ MKS यूनिट्स में जो मेरी एनर्जी की होती है किलोग्राम, ठीक है, मास और सेकेंड. नाउ मेरे पास वैल्यू आ गई मास की यहाँ से 1, ये 2 यहाँ से आ गई, ये -2 यहाँ से आ गई. और मेरे को जो कैलकुलेट करनी है न्यूमेरिक वैल्यू फॉर दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज़ वो कितना है, अल्फ़ा किलोग्राम, बीटा, गामा. एंड नाउ आई cancel this, what I'll get 4.2 alpha raised to power -1, beta raised to power -2, gamma raised to power 2. So this is my conversion value of n. So one MKS unit is this many times of this unit, okay. One MKS unit is this many times of this many times of this unit. So एक system of unit से second system of unit कैसे convert करते हैं through dimension analysis, that is what we have seen now. So known system of unit में भी कर सकते हैं, unknown system of units में we just have to follow the rule. पहले dimension निकालनी है, that dimension will remain same, और उसके बाद we just have to apply the formula N1 U1 is equals to N2 U2. That is the formula that we have to apply. Next we move on to the checking the dimension correctness of any equation. Physics में आपको पता है there are if you have to quantify the physics, you have to write down the physical quantity in certain equations. So equations में you have left hand side, right hand side, ठीक है. तो principle of homogeneity follow होता है यहाँ पे to check the correctness of a dimension. तो principle of homogeneity क्या कहता है, dimension of each term on both the sides of equation must be same. Suppose left hand side में आपके a है, right hand side में ये है 1, 2, 3 क्वांटिटी है. तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड में भी है इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू दिस, इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू दिस, इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू दिस, इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू दिस. सो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ दिस if it's written down in this manner, okay. That is what we call a principle of homogeneity. Dimension of each term on both the sides of the equation must be same, right. Dimension of a is equal to dimension of x, इसकी dimension is equal to bx, इसकी dimension under root def. So this is the principle of homogeneity says. अगर ये same है दोनों side की, then it is a dimensionally correct equation. It may not be the physically correct equation. For instance, if you take s is equals to ut plus at square, or s is equals to ut plus half at square, ये दोनों these both equation are dimensionally correct, ठीक है. आप a की डायमेंशन रखोगे, t की रखोगे, u की रखोगे, बट दीज आर नॉट न्यूमेरिकली करेक्ट बिकॉज दिस वैल्यू इज नॉट कमिंग इन 1/2. सो डायमेंशनली करेक्टनेस पता लग जाएगी, बट न्यूमेरिकल करेक्टनेस है नहीं है, दैट यू विल नेवर नो थ्रू द डायमेंशनल अप्रोच. कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सपोज आपको ये दिया हो गया है क्वेश्चन, तो नाउ यू हैव टू चेक यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है हमारे को कि डायमेंशन ऑफ दिस शुड बी डायमेंशन ऑफ दिस, ठीक है. डायमेंशन ऑफ दिस शुड बी डायमेंशन ऑफ दिस, राइट. जो भी ऐड कर रहा हूँ सब चेक कर रहा हूँ, ठीक है. सो नाउ बी की मेरे को डायमेंशन निकालनी है, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी वॉल्यूम. तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है,
लेंथ रेस्ट टू पावर 3, सो यहाँ से मेरे पास b की डायमेंशन आ गई, ठीक है, दिस इज लेंथ रेस्ट टू पावर 3. नाउ सेकेंड इज मेरे को पी ए की डायमेंशन निकालनी है ना, मेरे को प्रेशर की डायमेंशन इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर. अब मैं प्रेशर इंटू वी स्क्वायर कर दूंगा, प्रेशर इंटू वी स्क्वायर कर दिया यहाँ से, एंड आई हैव गॉट द डायमेंशन ऑफ ए. दिस इज नॉट -3, दिस इज +3 बी की. सेकेंड इज आई हैव टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ दिस. m इज इक्वल्स टू m. सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन. राइट हैंड साइड की डायमेंशन, लेफ्ट की क्या है m, राइट हैंड साइड की ऑलरेडी m ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है. तो दैट मीन्स दिस क्वांटिटी शुड बी डायमेंशनलेस, देन ओनली m इज इक्वल टू मास, और मास की होगी. अब इसको ये क्या है, डायमेंशनलेस लग रही है आपको, यहाँ पे वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर इज नॉट डायमेंशनलेस. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को इसको डायमेंशनलेस, इट शुड बी डिवाइडेड बाय विद सम वेलोसिटी ओनली, इट शुड बी डिवाइडेड बाय सम वेलोसिटी ओनली, वेलोसिटी स्क्वायर ओनली. जब ये दोनों कट जाएंगे इनकी डायमेंशन, एंड देन आई हैव गॉट अ डायमेंशनलेस नंबर एंड m विल गेट इक्वल टू m, ठीक है. तो दैट इज नॉट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन. नाउ another purpose to use dimensions is as a research tool. It's to derive new relation, but that relationship should be a product type. रिलेशनशिप होनी चाहिए, डिपेंडेंसी होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में, देन ओनली यू कैन टेक इट आउट. इफ इट्स एनी अदर लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देन यू कैन नॉट टेक इट आउट. ओनली इन द प्रोडक्ट यू कैन टेक आउट द रिलेशनशिप, राइट. सो वी ऑल नो इन द फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी से ही मैं रिलेट करता हूँ. फिजिकल क्वांटिटी ऑफ 1 इज डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटी ऑफ 1 इज directly proportional to physical quantity of 2 into physical quantity of 3. So ये आपस में कैसे related है, through the product. So here I can take out, here I can use it to derive the relationship between P1, P2 and P3. कैसे वो आपस में related है, we can take it out through the dimension analysis. So most important thing is only for the product type we can do, we cannot do it for any other thing. So example देखते हैं. So research हमने we have done the experiment and we have got to know the time period of a pendulum is depending upon depending upon the mass, length and the acceleration due to gravity, ठीक है, gravity. बट मुझे नहीं पता कि वो मास पे कितने टाइम्स डिपेंडेंट है, स्क्वायर टाइम्स डिपेंडेंट है, 1 टाइम डिपेंडेंट है, आई डोंट नो दैट, ठीक है. बट हेयर विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कि वो कितने टाइम्स डिपेंडेंट है. सो आई हैव रिटन इट डाउन. Time period is directly proportional to some constant m raised to power x, some dimension l raised to power y, g raised to power. Now I have to find out the value of x, y and z. वो कैसे निकालेंगे, we apply the principle of homogeneity. Left hand side is equals to right hand side. Left hand side क्या है मेरा, time period. Time period की डायमेंशन क्या है, टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या है, इट इज़ सेकेंड्स, t, ठीक है. यहाँ पे आ गई m raised to power z, m raised to power 0, l raised to power 0, t. टाइम की ओनली मेरे पास डायमेंशन आ गई. राइट हैंड साइड पे क्या है, मास की डायमेंशन. इन सबको पहले फंडामेंटल ब्रेक डाउन करना है. मास को क्या है, मैंने मास ही लिखा है, रेज़ टू पावर x. लेंथ को लेंथ ही लिखेंगे. जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन क्या होती है, L(t-2) रेज़ टू पावर z. नाउ वी हैव टू इक्वेट दिस थिंग. मास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x 0 है, ठीक है, L 0 है, L यहाँ पे क्या है, y प्लस z इज इक्वल्स टू 0. एंड द थर्ड इक्वेशन विल कम, you're on t minus 2z is equals to 1. यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे आप, -1/2. here you will put it and you get the final result. कि time period is related with under root of L by G. That is how the time period has been related, right? It is not related with mass, it's coming out as a 0, so it is not related with mass. So this is what you have calculated in your research, कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज नॉट रिलेटेड विद मास. सेकेंड अनदर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, विच वी कॉल ए स्ट्रोक लॉ. कि अगर कोई स्फेयर, इट इज़ सपोज ए स्फेयर इज फॉलिंग डाउन इन अ विस्कस फ्लूइड, सपोज दिस इज अ विस्कस फ्लूइड, इट इज़ फॉलिंग डाउन, मूव थ्रू ए विस्कस फ्लूइड, तो एक अपोजिंग विस्कस फोर्स लगेगी इसके ऊपर. वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स, ठीक है. ये विस्कस फोर्स इज अ कंटिन्यूस चेंजिंग फोर्स, ठीक है. एंड सो वी हैव गॉट इट थ्रू द एक्सपेरिमेंट कि जो विस्कस फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी of the fluid, that is this, the radius of the sphere and the velocity with which that sphere is falling down, ठीक है. We have got the force, viscous force is proportional to, again most important thing is it should be the product type relationship should be there, right?
So the force is coefficient of viscosity, radius of sphere, and the velocity. Now we apply the principle of homogeneity. We apply the principle of homogeneity. Homogeneity principle is LHS is equals to RHS. Left hand side is my force की मेरी dimension क्या है, MLT minus 2, that is my force dimension. राइट हैंड साइड पे क्या है, विस्कोसिटी की डायमेंशन. हमने मैकेनिकल क्वांटिटीज़ में देखा था विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एंड फ्रॉम देयर वी गॉट इट ML-1 T-1. विस्कोसिटी मोस्टली आपका होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया TV/dx. ठीक है, दिस इज माई, फ्रॉम हेयर यू ब्रेक इट डाउन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यू हैव गॉट दिस. नाउ रेडियस इज माई L and velocity is my LT-2 and I put XYZ. Now I quit M, यहाँ पे जो x की वैल्यू जैसे x हो गया, x इज इक्वल्स टू 1, L को इक्वेट करूँगा -x + y + z इज इक्वल्स टू 1. सो ऐसे 3 इक्वेशन मिलेंगी एंड आई गॉट 3 वेरिएबल एंड आई सॉल्व दोज थिंग्स एंड आई पुट द वैल्यू बैक हेयर XYZ एंड आई गेट द रिलेशनशिप लाइक दिस. ओके, सो this is another way we are using the dimension analysis. I hope it is clear. So now next we'll move down to change. Suppose we change the fundamental quantity itself. Right now we know that the fundamental quantity is M, L, T. We are using mass, length and time. Now we say okay, we don't need the mass, length and time. This is not the fundamental quantity. Now we express the fundamental quantity in terms of velocity, force and time. That is my fundamental quantity. So again the same principle, we have to break it down to the fundamental quantity and then we'll move further. तो यहाँ पे इस सेट ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं कि मेरे को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया मैंने, फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज हो गई मेरी. अब मेरे को बताओ कि मैं मास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन तीनों क्वांटिटीज़ में, या मैं एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में. ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सी. सो सपोज आई वांटेड टू सी कि मास को मैं इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा. सो अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे हम लोग. लेफ्ट हैंड साइड में मास है, हाउ इट इज़ गोइंग टू गेट रिलेटेड विद दिस. राइट हैंड साइड पे मैंने डाल दिया वेलोसिटी (x). मुझे नहीं पता हाउ इट इज़ गोइंग टू गेट रिलेटेड, मे बी इट इज़ रिलेटेड, नॉट रिलेटेड, दैट वी डोंट नो. वी पुट वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम. नाउ वेलोसिटी को मैंने फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया उसके फंडामेंटल में LT-1. सेम मैंने फोर्स को ब्रेक डाउन कर दिया, सेम मैंने टी को. नाउ I'll put across, I'll put the value, I'll get 3 equations from this. Here the equation will be y is equals to 1 because mass मेरे को मिल गया. सेम वे L के Lx plus y is equals to 0 and then z को अगर मैं इक्वेट करूँगा, t को अगर मैं करूँगा तो -x minus 2y plus z is equals to 0. So 3 equation, 3 variable and I'll take out the value of x, y and z. I'll put the value of x, y and z and I'll get the relationship of M in terms of V, F and T. Right, same is if someone will ask you, okay, you have to represent energy into the fundamental quantities as velocity, force and time. You have to represent in that. How you are going to represent? So energy की मेरे को पता है मेरी dimensions क्या है, ml² T-2. ठीक है, now it is related with, how it is related with velocity, force and time, that we are going to see it here. I don't know what will be their dimensions. These are the fundamental quantities. We are breaking down into fundamental quantity, but I don't know their dimensions, so I'll put their dimension as x, y and z. Now I'll further break down velocity to same, force and t. Now again I'll break it down, m की पावर्स को ब्रेक डाउन करूँगा. यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर मेरी हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि और कोई नहीं है, y है बस यहाँ पे. सेम वे मैं l की पावर को ब्रेक डाउन करूँगा, l की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे l की पावर कितनी है, x प्लस y. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई, y की मैं यहाँ से निकाल लूँगा. और थर्ड में यहाँ पे एक इक्वेट करूँगा t की पावर्स को -2 इज इक्वल्स टू -x minus 2y प्लस z. सो यहाँ से मैं z की वैल्यू निकालूंगा एंड आई गेट x y z. तो मैं यहाँ से अब एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दूंगा इज इक्वल्स टू v x की जो भी वैल्यू आएगी, फोर्स y एंड टाइम z. तो यहाँ पे x y z की मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू आ गई है. देन आई रिप्रेजेंट E इनटू द फंडामेंटल क्वांटिटीज एज v, f एंड t.
नाउ अनदर थिंग इज कि सपोज मेरे को बोला गया कि नहीं, नाउ फंडामेंटल क्वांटिटी, एनी फंडामेंटल क्वांटिटी यू कैन टेक, द प्रोसेस, द फॉलो of solving the problem is the same one. Now it's been said कि the fundamental quantity हो गई मेरी speed of light, gravitation constant and Planck's constant. Now you tell me the mass or the energy in terms of this fundamental quantities. So मेरे को again क्या करना है, mass left hand side is equal to c raised to power x, g raised to power y, h raised to power z. c को मैं ब्रेक डाउन करूँगा LT माइनस वन, जी को ब्रेक डाउन करूँगा एंड एच को ब्रेक डाउन करूँगा. जी को मेरे को पता है, वी हैव सीन जी इज़ एफ आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स से निकल गया. एच मुझे पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, दैट इज़ हाउ फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद एनर्जी. ठीक है, यहाँ से मेरी डायमेंशंस आ गई. एंड नाउ आई विल ओपन अप द डायमेंशन. मास को इक्वेट करूँगा मैं मास की डायमेंशन से. मास की डायमेंशन यहाँ पे कितनी है, 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितनी मास की डायमेंशन है, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, वाई की कितनी है, माइनस वाई प्लस जेड. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में बनाऊंगा एल, मैं एक्सपेंड करूंगा एल को, थर्ड इक्वेशन में एक्सपेंड करूंगा टी को. वंस वी एक्सपेंड दिस, वी हैव गॉट 3 इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, वी हैव गॉट 3 वेरिएबल. वंस वी सॉल्व दोस वेरिएबल एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, वाई एंड दिस जेड. वंस विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, देन you put it across as, and you get m as related with c, x की वैल्यू सपोज 1i, g की वैल्यू माइनस 1i और h की वैल्यू 2i. so that's how the m has been related with the new fundamental quantities. Okay, new fundamental physical quantities. Got it? So same way we have to solve the problem of if someone change the fundamental physical quantities from mass, लेंथ एंड टाइम, उसके अलावा अगर मैं कोई और भी दे दूँ तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू. यहाँ पे अगर मास की जगह फिर से मेरे को एनर्जी ले लिया तो एनर्जी की मैं फिर सेम वे एनर्जी की मैं डायमेंशन लिखूँगा यहाँ पे और सेम इसको फॉलो करके एंड आई पुट द वैल्यू एक्स वाई जेड. आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाई इक्वेटिंग बोथ द साइड्स ऑफ एम एल टी and getting the value of x, y and z and putting back the value of x, y, z in the equation and get the relationship between energy and the new fundamental units. Right? So now we'll see some important point with the dimensions. सो डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर वो लॉग में है, एक्सपोनेंशियल में है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, न्यूमेरिकल है, लाइक मेरे को दे दिया कि सपोज फोर्स इज रिलेटेड विद लॉग ऑफ डिस्टेंस. सपोज फोर्स इज डायरेक्टली, यू कैन नॉट टेक आउट द डायमेंशन ऑफ दिस. वी कैन टेक आउट द डायमेंशन ओनली इन द प्रोडक्ट. अगर वो डायमेंशन के रिलेशन लॉग में है या एक्सपोनेंशियल में है या वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन डी है, या वो न्यूमेरिकल वैल्यू है 37 अगर फोर्स दे रखी है, 37 एक्स दे रखी है तो सो या एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, या फोर्स इज एक्स प्लस वाई है या एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, इन दैट केसेस यू कैन नॉट अप्लाई द डायमेंशन एनालिसिस. यू कैन नॉट अप्लाई दिस सेट ऑफ डायमेंशन एनालिसिस दैट यू हैव अप्लाइड इन द प्रोडक्ट टाइप दिस वे. दिस यू कैन नॉट अप्लाई इफ यू हैव इन लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक, न्यूमेरिकल, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में. ओनली इन द प्रोडक्ट केसेस यू कैन अप्लाई. देन सेकेंड इज कि जितने भी सारे एंगल हैं वी हैव सीन दैट इज एंगल इज लेंथ ओवर लेंथ, डायमेंशनलेस होते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी मैंने देखा था, साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज ऑल्सो लेंथ अपॉन लेंथ, दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस होते हैं. लॉग ऑल्सो डायमेंशनलेस होता है बिकॉज दैट गिव्स द वैल्यू ओनली. ई जो होता है दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, दैट ऑल्सो गिव्स द न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऑलरेडी डायमेंशनलेस होता है. तो ये सारी वैल्यूज़ मेरी डायमेंशनलेस होती है. साइन थीटा के अंदर जो थीटा होता है दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, दैट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो उस न्यूमेरिकल साइन थीटा को कैलकुलेट करके जो आ रहा है दैट विल ऑल्सो बी डायमेंशनलेस बिकॉज दैट इज अगेन अ डायमेंशन वैल्यू, दैट इज अगेन ए न्यूमेरिकल वैल्यू. सेम वे इन लॉग के अंदर जो अंदर वैल्यू लॉग में किसका ले रहा हूँ दैट इज़ ऑल्सो न्यूमेरिक वैल्यू. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो डायमेंशनलेस. सेम वे जो लॉग की जो ओवरऑल वैल्यू मेरी निकल के आएगी वो भी डायमेंशनलेस. सेम वे एक्सपोनेंशियल के अंदर की चीज़ भी डायमेंशनलेस है और जो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करके आ रहा है वो भी डायमेंशनलेस है. सो इसके बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, एंड अगेन दिस बेसिस, दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट प्लस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन डू सम प्रॉब्लम्स. सो सपोज फॉर इंस्टेंस आपके सामने एग्जांपल है कि अल्फ़ा इज़ हाउ इट इज़ रिलेटेड फोर्स इंटू
दिस इज वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा लॉग ई 2 पाई बीटा डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। मुझे ये पता है कि लॉग के अंदर की चीज़ ये पूरी डायमेंशनलेस होती है, ठीक है, और ये लॉग का जो भार है ये भी डायमेंशनलेस है, भार के ये पूरी वैल्यू भी डायमेंशनलेस है और ये भी। और ये डायमेंशनलेस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसकी तो वैल्यू मेरी वेलोसिटी स्क्वायर है। वेलोसिटी स्क्वायर क्या होता है, एल टी माइनस वन, तो इसकी हो गई एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसको भी मेरे को इसको भी डायमेंशनलेस होना, इसको भी मेरी सेम वेलोसिटी वाली डायमेंशन होगी तभी ये डायमेंशनलेस बनेगा। 2 पाई मेरा ऑलरेडी डायमेंशनलेस है, तो बीटा की जो मेरी डायमेंशन बन जाएगी वो दैट शुड बी इक्वल टू दिस, देन ओनली दिस टर्म विल कैंसिल आउट एंड विल बिकम डायमेंशनलेस। सो बीटा शुड बी इक्वल टू दिस, देन ओनली इट विल बिकम अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नाउ अब दिस इज ऑल माई डायमेंशनलेस। अब अल्फा इज इक्वल्स टू एफ इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और बीटा की मेरे को क्या है, यहाँ से ऑलरेडी मेरे को बीटा की डायमेंशंस मिल चुकी है ये। सो फाइनली बीटा रेज टू पावर बीटा -2, और यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू डाल लूँगा एंड आई विल गेट द डायमेंशंस ऑफ अल्फा। अनदर प्रॉब्लम इज दिस, आपको एक रिलेशनशिप दे रखा है, इसमें ये बता रखा है नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली इज इक्वल टू, मेरे को डी के डायमेंशंस निकालनी है, इज इक्वल टू डी इंटू n2 माइनस n1। n2 माइनस n1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ना, यहाँ पे क्या है नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज हैविंग डायमेंशन, नंबर इज डायमेंशनलेस। तो इसकी जो n1 और माइनस n2 की जो डायमेंशन हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज l टू द पावर -3। दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ n1 माइनस n2, जो कि हमने यहाँ पे निकाल रखी है। नेक्स्ट मुझे देखा है x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 की डायमेंशन क्या है, दैट इज अ लेंथ, ठीक है। और इसकी डायमेंशन मेरे को क्या बता रखी है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो नंबर ऑफ डायमेंशंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स दैट इज डायमेंशनलेस, सो नो डायमेंशन। इन द बॉटम आई एम हैविंग पर यूनिट एरिया, एरिया की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ स्क्वायर, टाइम की डायमेंशन टी हो गई, तो मेरे पास जो इसकी डायमेंशन आ गई l-2 t-1, जो कि यहाँ पे है। सो इसकी n की मेरे को डायमेंशन पता लग गई, इसकी डायमेंशन मेरी लेंथ की है, इसकी डायमेंशन मेरी लेंथ -3 की है, तो आई कैन टेक आउट द डायमेंशन ऑफ टी लाइक दिस। क्लियर? नेक्स्ट we'll see this equation. Here integral of dx by this value is equals to a raised to power n this value. तो मुझे पता है ना है कि यहाँ पे n की what is the dimension of n, मुझे पता है साइन के अंदर की साइन के बाहर की दोनों डायमेंशनलेस होती है। तो दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस है। तो ये इसकी जो डायमेंशन होगी ये रेज़ टू पावर n की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू दिस डायमेंशन, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, यहाँ पे dx क्या है, इट इज x इज लेंथ, ठीक है, ये लेंथ की डायमेंशन आ गई। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू दिस डायमेंशन, ठीक है। तो इन दोनों की डायमेंशन डिवाइडेड बाय 1/2, तो एक्स स्क्वायर की जो डायमेंशन है दैट आई एम गोइंग टू डू 1/2, इट इज़ एक्स क्या है लेंथ। सो फाइनल क्या आ रही है मेरी लेंथ ओवर लेंथ। dx की भी डायमेंशन मेरी क्या है, दिस इज dx इज व्हाट, इट इज़ योर लेंथ की डायमेंशन क्या है l, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरी, दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो गया एल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट ले रहा हूँ मैं, तो डायमेंशन क्या हो गई l/l, दिस क्वांटिटी हैज बिकम अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो a रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट मीन्स n की वैल्यू मेरी 0 है, देन ओनली यू हैव अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहाँ पे मेरे को अगर a की पूछनी पड़ी डायमेंशन, a की क्या होगी, तो मेरे को दिस डायमेंशन इज इक्वल टू दिस डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे a शुड बी इक्वल टू x, देन ओनली x स्क्वायर हो पाएगा, ठीक है। इट्स क्लियर? So up to this point I hope most of the things should be clear with the dimensions. अभी तक हमने dimensions पूरा sort out कर लिया है। So dimensions में हमने देख लिया dimensions of some physical quantities such as mechanical, thermal and electrical and magnetic physical quantities देख ली। उसके बाद हमने dimensional analysis की applications देखी, कहाँ कहाँ हम लोग dimensional analysis यूज़ करते हैं, और mostly हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किस तरीके से यूज़ होता है टू कैलकुलेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन डायमेंशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस। एंड देन वी सी कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी ही चेंज कर दें तो हम किस तरीके से रिलेट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, अगर हमने ऑल टुगेदर फंडामेंटल क्वांटिटी ही चेंज कर दी। वी हैव सीन सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑन दैट ऑल्सो, एंड वी हैव सीन के कुछ एक डायमेंशनलेस होती हैं, तो उसके बेसिस पे अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के वी हैव कैलकुलेटेड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. So I hope dimension analysis should be clear to you all.
अगर इतना आपने कर लिया तो आई होप यू कुड एबल टू सॉल्व सम गुड क्वेश्चंस ऑन डायमेंशनल एनालिसिस. So now next we move on to the significant figures. So significant figures के लिए start करते हैं अब हम लोग. Just give me a 2-second time. Significant figures. Suppose your friend is traveling from Delhi to Agra, and he told you have asked what is the distance between Delhi to Agra, and he's told you 200.35732 meter. It is super precise, yaar. How he has calculated? But he's only calculating through the speedometer. So do you think it is believable? Speedometer, how much it will give? It will give maximum preciseness of 200.3. It cannot give you this much preciseness. Because maximum calculation you can do, it's the precision is the instrument precision only. कि how much is your measuring instrument precision. अगर आप मीटर स्केल से कुछ मेजर कर रहे हो तो मीटर स्केल का जो मिनिमम लीस्ट काउंट क्या होता है 1 mm. उससे कम की चीज़ थोड़ा ना आप बता सकते हो. और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यू टोल्ड मी कि ये जो लेंथ है ना दैट इज़ 20.1 मिलीमीटर. पॉसिबल ही नहीं है बॉस, क्योंकि जो मीटर स्केल है उसकी मिनिमम लीस्ट काउंट 1 है. या तो ये 20 होगा या 21 होगा, इन दोनों के बीच में है. बीच में आप नहीं पता कर पाओगे थ्रू द मीटर स्केल. इसके लिए आपको चाहिए होगा फिर वर्नियर स्केल जो कि लीस्ट काउंट इन 20 और 21 के बीच में वैल्यू बता पाएगा. उसके लिए आपको उसका लीस्ट काउंट और छोटा होगा, तो वहाँ पे आपको 0.1 mm इसका लीस्ट काउंट होता है. तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू विद द वर्नियर स्केल, नॉट विद द मीटर स्केल. सो यहाँ पे जो वैल्यू है दिल्ली टू आगरा, आपका स्पीडोमीटर आपको मैक्सिमम आपको बता सकता है 200.3. और उसके बाद की जो वैल्यूज़ हैं दीज आर ऑल द वेगनेस, दीज आर ऑल द यूजलेस मिसलीडिंग वैल्यूज़ ओनली, दीज आर ऑल द मिसलीडिंग वैल्यू. तो यहाँ पे क्या है, आपको ट्रस्ट किस वैल्यू पे है? केवल जितना आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके प्रिसिशन पे, बस उतना ही तो आप कर पाओगे. तो यहाँ पे आपके इस वैल्यू में कितना ट्रस्ट है 200.3. तो जितना आपको मेजरमेंट में ट्रस्ट है दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. सो हाउ मच वी ट्रस्ट द मेजरमेंट, इट इज़ व्हाट वी कॉल अ सिग्निफिकेंट फिगर. So that is depending on the precision of measuring instrument. That is one value. अगर precision measuring instrument का अच्छा है तो you will get a higher significant figure. If the precision is lesser, you will get a lower significant figure. Like for instance, अगर आप मीटर स्केल से कैलकुलेट कर रहे हो, मीटर स्केल से you have calculated and you have got the value of 2 mm, ठीक है. और अगर आप वर्नियर स्केल से कैलकुलेट कर रहे हो and you have got 2.2 mm, ठीक है. यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर डिफरेंट होगी, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर डिफरेंट, यहाँ पे हायर सिग्निफिकेंट फिगर है. विल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उतना ही प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, उतना ही इंस्ट्रूमेंट की आपके नापने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा है जितना आपका सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है. सो यहाँ पे स्पीडोमीटर की मेरे को मैक्सिमम 200.3 दे सकता है. सो दैट शोज़ कि मेरे को इतना ही ट्रस्ट है बस इस रीडिंग पे. इसके बाद इसमें बस एक वेगनेस और सम मिसलीडिंग नंबर दे रखा है. आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस वैल्यू. ओके. सो सिग्निफिकेंट क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट द इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी. ठीक है. रूलर कितना मेजर कर पाएगा, अप टू mm. इट कैन नॉट टेक इफ थ्रू द रूलर इफ समवन से आई हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रोन, इट इज़ अनबिलीवेबल, इट इज़ मिसलीडिंग. So ruler can only measure up to mm, so it reflects the instrument accuracy significant figure. Second, it avoids false precision. So someone has told you, I have calculated through meter scale 20.000 mm. Does not make a sense. Meter scale least count is 1 millimeter only. Either it can measure 20 or 21. Only this, it cannot measure this thing, 0.00. These numbers are misleading. Then it control the error propagation. So error propagation क्या होती है कि suppose I have 1.101 multiply by 1.20. अगर मैं इसको multiply करूँगा I've got 1 point some xxx वैल्यू 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद तक मेरे पास आ जाएंगी. तो 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद तक मेरे पास वैल्यू आ जाएंगी. दैट शोज कितना प्रिसीशन है, बट दैट इज़ अ फेक प्रिसीशन, दैट इज़ नॉट अ रियल प्रिसीशन, दैट इज़ अ फेक प्रिसीशन. तो टू कंट्रोल दिस प्रिसीशन वी यूज़ सिग्निफिकेंट फिगर. कि किस तरीके से हम लोग
when we do some mathematical calculation, तो उसके final result में how we calculate the significant figure, that also we will see. So it control the error propagation. Next is set the communication standard. ऐसा नहीं है कि इट सेट अक्रॉस अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड कि आपको भी उस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर मेजर करना है और आपको भी उस सेकेंड ए पर्सन को भी उस तरीके से करना है, बी पर्सन को भी. इट इज़ नॉट लाइक कि ए अपने तरीके से मेजरमेंट दे रहा है 20.332 और बी अपने तरीके से मेजरमेंट दे रहा है 20.320. ठीक है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. इट शुड बी a universal thing. Universal communication standard should be there because measurement होगी, measurement से ही फिर further physical quantity इसी measure physical quantity को आप put across करोगे equations में, then you get the final equations. तो यहाँ पे क्या होते हैं, propagate होते रहते हैं चीज़ें, propagate होता रहता है. तो avoid that we use a common standard rules that we are going to see. So I hope significant figures clear हो गया, why we use the significant figure. Now we move the application and how we calculate the significant figure and how we do the rounding off of significant figures. So first thing is counting of significant figure. कैसे काउंट करते हैं कि कोई नंबर दे दिया आपको देखना है उस नंबर में कितनी significant figure है, तो वो कैसे काउंट करेंगे आप. So first is all non-zero are significant. Suppose इसमें 4.23 है, 3 significant figure. 1.3567 है, 5 significant figure. Now the next question arises, अगर ज़ीरो हो, अब ज़ीरो कहाँ पे हो, पहले हो सकता है, बीच में हो सकता है, बाद में हो सकता है. अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, अगर किसी नंबर के बीच में है तो वी टेक इट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, अगर ये ज़ीरो यहाँ पे बीच में है 5.03 तो वी टेक इट एज अ सिग्निफिकेंट. तो नाउ द टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इज 3. यहाँ पे भी 2 ज़ीरो बीच में है तो वी टेक इट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. सो नाउ इट इज़ हैविंग 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर. अगर वो पहले इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज़ अ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर अगर वो नंबर में पहले है. फॉर इंस्टेंस हेयर इट इज़ 0.056, तो यहाँ पे इट इज़ बिफोर द न्यूमेरिक वैल्यू. सो यहाँ पे मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है बिकॉज नंबर बिफोर दिस, जीरो बिफोर एनी नंबर, इट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट. यहाँ पे भी दिस इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, दैट इज़ अगेन 1 सिग्निफिकेंट. अगर नंबर लैगिंग है, अगर ज़ीरो लैगिंग है नंबर में लास्ट में आ रहा है तो दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर. सो यहाँ पे नंबर लास्ट में आ रहा है ज़ीरो, यहाँ पे भी लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे बीच में भी है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 वो सिग्निफिकेंट ज़ीरो होंगे, यहाँ पे भी दोनों सिग्निफिकेंट ज़ीरो होंगे. अगर इसी नंबर को मैं 0.4300 लिख दूँ तो यहाँ पे मेरे ये 0.043, यहाँ पे ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ पे भी मेरे 4 ही हैं बट दीज 4 आर सिग्निफिकेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज yes exponential. in the exponential cases, suppose मेरे पास ये लिखा हुआ है 1.32 into 10 to the power 5. इसमें भी 3 significant figure है, only numeric. 10 to the power 5 we don't consider it as a significant, and 1.32 10 to the power -4, इसमें भी we are having 3 significant figure, that is 10 to the power we are not considering 10 to the power. ठीक है, इसमें भी 3 significant figure है, इसमें भी 3. जो exponential powers है we are not considering them into the significant figures, only this numeric value we are considering it as a significant figure. और एक most important thing है, आप unit से unit change करते हैं, but significant number should not be changed, it should be same. significant number should not change with the units. एग्जाम्पल देखते हैं किसका. सपोज आपको 1500 mm 1500 mm दे रखी है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, लैगिंग जीरोज है, दैट विल टेक इट एज अ सिग्निफिकेंट. 2 नॉन जीरो नंबर है, 2 + 2 4 सिग्निफिकेंट. नाउ यू चेंज इट इनटू द मीटर में चेंज करने के लिए आपने क्या कर दिया, यू कैन राइट इट, इफ़ यू राइट इट डाउन इनटू दिस दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट व्हेन यू आर डूइंग इन द सिग्निफिकेंट फिगर इट शुड बी मेंटेन्ड. यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है बट यहाँ पे क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो दैट विल गेट रॉन्ग. यहाँ पे भी हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है. यहाँ पे कैसे करेंगे, 1.500 इंटू 10 to the power 3 to maintain the originality of the significant figure. यहाँ पे भी अगर 4 हैं तो we have to maintain the 4 significant figure if we are converting it to one unit to another unit. Now we'll see the rounding off of significant figures. Rounding off कैसे करते हैं, if the digit is dropped, suppose मेरे पास 5 significant figure हैं जो वैल्यू में कैलकुलेशन के बाद आई, बट मेरे को 4 ही चाहिए, तो मेरे को एक 5th जो लास्ट डिजिट है दैट आई हैव टू ड्रॉप. और वो ड्रॉपिंग में मेरे को 5 के फैक्टर पे देखा गया. अगर वो ड्रॉपिंग में मेरा लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है या 5 है, ये 3 केसेस हो सकते हैं, लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 एंड 5. पहले हम देखेंगे लेस देन 5 में. अगर जो ड्रॉपिंग डिजिट है ये लेस देन 5 है, 2 है, लेस देन 5 है, तो आगे वाला नंबर सेम रहेगा. तो यहाँ पे
मेरा जो राउंडिंग ऑफ करके नंबर आएगा 7.8 ही आएगा। अगर मेरा वैल्यू जो ड्रॉपिंग है दैट इज़ मोर देन 5 है, अगर मेरी वैल्यू ऑफ ड्रॉपिंग सपोज यहाँ पे मोर देन 7 है, 7 को ड्रॉप करना है दैट इज़ मोर देन 5, तो यहाँ पे जो मेरा प्रीसीडिंग डिजिट है दैट आई विल इंक्रीज इट बाय 1। सो यहाँ पे 8 है तो आई विल इंक्रीज इट बाय 1, सो दैट विल बी 7.9। थर्ड इज़ अगर वो नंबर 5 है तो वी फर्दर फॉलो डाउन टू 2 प्लेसेस। अगर वो नंबर फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो है, सपोज दिस नंबर इज़ देयर 5 है, यहाँ पे इट इज़ फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो, इट इज़ 3, ठीक है। अगर वो नंबर 5 है देन 2 केसेस, वो फॉलो बाय 0 है और वो फॉलो बाय नॉन ज़ीरो। अगर वो फॉलो बाय नॉन ज़ीरो है देन आई इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, जो ड्रॉप करने से पहले की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दूंगा, तो 8 इज़ बीन इंक्रीज बाय 9, सो आई एम हैविंग 7.9। अगर वो फॉलो बाय 0 है तब मेरे को देखना पड़ेगा कि अगर वो फॉलो बाय 0 है तो उसके जो प्रीसीडिंग वैल्यू है, ओके, जो प्रीसीडिंग वैल्यू है अगर वो इवन है तो सेम रहेगी, अगर वो उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू ऑड है तो आई विल इंक्रीज इट बाय 1। देखते हैं कैसे। द नंबर इज आई हैव टू ड्रॉप दिस नंबर 5, इट इज़ फॉलोड बाय 0, तो आई हैव टू चेक द प्रीसीडिंग वैल्यू। प्रीसीडिंग वैल्यू क्या है इसकी 8 क्या है इवन है, तो आई विल कीप द आई विल नॉट डू एनी चेंज, इट विल बी 7.8। अगर प्रीसीडिंग वैल्यू ऑड है तो आई विल इंक्रीज इट बाय 1। नाउ हियर इफ यू सी आई एम हैविंग 5 आई हैव टू ड्रॉप, नाउ आई हैव टू चेक द नेक्स्ट डिजिट दैट इज़ 0 और नॉन ज़ीरो, इट इज़ 0 है, तो फिर मैं फिर से जाऊँगा प्रीसीडिंग वैल्यू पे। प्रीसीडिंग वैल्यू मैंने चेक करी क्या है 9 इज़ व्हाट ऑड है, तो आई विल इंक्रीज इट बाय 1। 9 को एक इंक्रीज करूँगा दैट इज़ 10, इट विल गो 0 एंड हियर आई विल ऐड 1, सो इट विल कम डाउन टू 8.0। सो दिस इज़ हाउ वी डू द राउंडिंग ऑफ इन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट राउंडिंग ऑफ पहले मैं ब्रेक करूँगा 5 पे कि वो लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, इक्विवेलेंट टू 5 है, उसके बेसिस पे फर्स्ट आई विल ब्रेक इट डाउन। फिर देन अगर इक्विवेलेंट टू 5 है देन आई विल ब्रेक इट डाउन कि उसके फॉलोड नंबर नॉन ज़ीरो है, अगर नॉन ज़ीरो है इंक्रीज बाय 1, अगर फॉलोड बाय 0 है देन आई विल गो एंड टू पाथ्स। वन पाथ इज अगर उसका प्रीसीडिंग नंबर इवन है देन आई विल नॉट डू एनी चेंज, अगर उसका प्रीसीडिंग नंबर ऑड है देन आई विल इंक्रीज द that number preceding number by +1. So it is clear the counting of significant figure and the rounding off of significant figure. Now this is the last topic of this lecture, number 2 of units and dimension. We have almost reached the last, so here we'll see. So in physics we have the physical relation. Physical relation is done by combining the physical quantity mathematically. For instance, force is equals to m into a, you are combining for mass into a. Now when you do that, you do the measurement of mass, you do the measurement of a, when you do the multiplication you will get a big number. Suppose 1.11 is your mass and 2.34 is your acceleration. When you multiply it you will get 4 decimal places, you will get 4 decimal places in your final number. Now how you will decide what is your confidence in that number, which number you need to take? So okay, so in that case you are having certain rules how you will do. So here it is explained. Our physics has been maintained with the physical relationship between the physical quantities, and measurement of each physical quantities is having different significant number, ठीक है, and because of different least count, जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया उसका डिफरेंट लीस्ट काउंट हो सकता है, तो उसके बेसिस पे उसकी डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर है उस फिजिकल क्वांटिटीज़ की। जब हम उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे एंड हाउ वी टेक आउट द फाइनल वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू सी, द फाइनल रिजल्ट कांट बी मोर प्रिसाइज देन द लीस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ द फंडामेंटल हेयर, ठीक है। फाइनल रिजल्ट ऑब्वियसली लीस्ट प्रिसाइज, 2 इंस्ट्रूमेंट है मेरे, एक हाई प्रिसाइज लो प्रिसाइज, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो कैन नॉट बी मोर देन लीस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। सो नाउ 2 rules we are going to follow here. One is for addition and subtraction, another one is for multiplication and division. So first for the addition and subtraction, the round off, how we will do the round off, we'll take the number that has a least decimal places. जिस नंबर के पास least decimal places है we'll take it, that much decimal number only should be there in the significant figure. So for instance I add 3.3 33.33 1.03 and 70. यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं 1, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं 2, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं 3। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं यूज़ कर रहे, वी आर यूजिंग द प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 3। सो फाइनल जो मेरा आउटपुट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें मेरे को मिनिमम
डेसिमल प्लेसेस तक लेना है। मिनिमम डेसिमल प्लेसेस क्या है 1। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, बट फाइनल मेरे को नंबर में राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस कौन सी है, ये मैं ये ड्रॉप करूँगा। ये ड्रॉप क्या है, लेस देन 3, दैट मीन्स मैं अहेड वाला नंबर कोई इंक्रीज नहीं करूँगा, आई विल कीप द सेम 807.3 इज़ माई फाइनल नंबर। ओके, सो एडिशन में आई विल नॉट टेक द सिग्निफिकेंट फिगर, आई विल जस्ट टेक द मिनिमम डेसिमल वैल्यू, कितने मिनिमम डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट केस इज योर मल्टीप्लिकेशन एंड योर डिवीजन। In multiplication and division, round off should be done through the least number of significant terms that you are having in your physical quantity, ठीक है। सो नंबर एक फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे 142.06, इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 5, यहाँ पे सेकंड है मेरी 0.23, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल गिव मी सम नंबर, इट इज़ गोइंग टू गिव मी some 60.1234 for instance, so up to 4 decimal places तक दे देगा मेरे को। तो that is just a fake accuracy, it is not the right accuracy। तो मेरे को राउंड ऑफ करना है up to 2 decimal places तक। 2 decimal places तक means 2 significant figure तक, not decimal places। decimal places तक हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जो least significant figure है वहीं तक ही मेरे को करना है। तो मेरे को ये 2 significant figure चाहिए, तो I have to drop this one। drop अगर मैं करने जाऊँ this one को drop, that means it is less than 5। less than 5 means I'll not increase the preceding number, 60 will be my final answer। Okay, calculation it is different, it is not this value, I'm just showing you as an example if it's there। Again multiplication और division में I'll take the minimum significant figure की जो फिजिकल क्वांटिटी की है, इस फिजिकल क्वांटिटी की मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, इस फिजिकल क्वांटिटी की सिग्निफिकेंट फिगर है 5, सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी की सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मेरा आंसर आएगा वहाँ पे आई टेक द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल रिजल्ट में भी मेरे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रहेंगे, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस हियर वन मोर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस, आई डू द एडिशन किया मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो आई जस्ट नीड 2 डेसिमल प्लेसेस। आफ्टर दैट आई जस्ट नीड दीज 2 नंबर। अब क्या है, मेरे को ये ड्रॉप करना है, ये ड्रॉप ग्रेटर देन 9, आई विल इंक्रीज दिस बाय 1, आई विल गेट दिस नंबर 10.00। क्लियर। सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन में आई विल कीप द डेसिमल प्लेसेस इन माइंड, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आई विल टेक द ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर, और जो फाइनल रिजल्ट होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा, दैट इज़ माई फाइनल रिजल्ट। So this is the end of lecture number 2 in the lecture number 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन का हमारा फिनिश हो गया है, जिसमें हमने डायमेंशंस के बारे में देखा, डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशंस देखी, एंड देन वी हैव मूव डाउन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर के यूसेस देखे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, किस तरीके से हम लोग ड्रॉप करते हैं, कैलकुलेशन में किस तरीके से यूज़ करते हैं, वी हैव सीन दैट। और डायमेंशंस में भी वी हैव कवर अप डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज़, वी हैव सीन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिजिकल क्वांटिटीज़। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन इन दिस लेक्चर। सो we'll meet you in the lecture number 3, where we are going to cover up the errors and propagation of errors. In the lecture number 3 we are going to see. Okay, thank you very much.